हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स में अपनी दो टेक्निक्स की थी, रिकॉर्ड इंस्पेक्शन और सेकंड क्या था हमने इंटरव्यू। ठीक है, उसके टाइप्स देखे थे। जो थर्ड आज हम करेंगे उसकी थर्ड टाइप क्या है, क्वेश्चनारे। तो क्वेश्चनारे क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल मेथड होता है कोई भी डाटा कलेक्ट करने का। मेनली क्वेश्चनारे का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपके ग्रुप ऑफ यूज़र स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मतलब दूर दूर होते हैं, और उस केस में पॉसिबल नहीं होता कि आप इंटरव्यू कंडक्ट करवा सके ऑफ ऑल द यूज़र्स। ठीक है, तो उस केस में हम क्वेश्चनारे की हेल्प से अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और क्वेश्चनारे की हेल्प से ही एनालिस्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चनारे होते हैं वो आपके क्वेश्चन से बने हुए होते हैं, आर मेड अप ऑफ क्वेश्चंस एंड इन्फॉर्मेशन सॉर्ट बाय द एनालिस्ट, यानी कि जो किसने बनाए होते हैं, आपके एनालिस्ट ने। इसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन आ रही है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर टाइप के नहीं होते, क्वेश्चन होते हैं, आपको उसका आंसर देना होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूजर्स को सेंड करते हैं, और उनके रिप्लाईज जो हमें मिलते हैं वो क्या करेगा, एनालिस्ट एनालाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहता है इसके एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या है कि इंटरव्यू कराने में कितना खर्चा हो जाता है, उसके कंपैरिजन में ये सस्ता है। इसमें क्या है, आपको एक एडमिनिस्टर, यानी कि कोई भी काम को एडमिनिस्टर करने के लिए, एनालाइज एवेलुएट करने के लिए इतनी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन ही बनाना है और वही यूज़र को सेंड करना है, एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, एक स्किलफुल पर्सन चाहिए, इंटरव्यूअर चाहिए, है ना, तो इट रिक्वायर लेस स्किल, टाइम सेव है, टाइम सेविंग बचती है। हम इंटरव्यू में तो क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही पर्सन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे हम लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल को क्वेश्चन आ रहे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं हम इजीली टेबल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं, और उसको इजीली क्विकली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं कहूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बोल के बताओ, यानी कि ओरल बताओ, तो आप कई बार नर्वस हो जाते हो, डर जाते हो, किसी के डर से आप अपने व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन क्वेश्चन आने के फॉर्म में कि रिस्पोंडेंट, यानी कि जो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो यूज़र है, उसके पास डर नहीं होता कि वो विदाउट एनी फियर अपना आंसर क्या कर सकता है, क्या बोलते हैं, लिख सकता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वो अपना करेक्ट नाम लिखे, जैसे हम आपसे फीडबैक नहीं मांगते उस तरीके का, आप बिना डर के अपना फीडबैक दे सकते हो, और यू नॉट हैव टू मेंशन योर नेम, या फिर आप एक गलत नाम भी दे सकते हो इफ़ यू डिज़ायर। ठीक है, विल नॉट बी कनेक्टेड टू देयर नेम, उनके नेम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इसके साथ साथ आंसर्स भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, मोर यूजफुल है, जहाँ पे आपके पर्सनल और कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं। कई बार क्वेश्चन होते हैं, कुछ पर्सनल भी होते हैं जो आप फेस टू फेस नहीं बता सकते, या कोई पास्ट में आपके साथ कोई घटना घटी हो नहीं बता सकते, लेकिन लिख के क्वेश्चन आरे के फॉर्म में आप अपने पर्सनल या कॉन्ट्रोवर्शियल, जैसे कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इजीली आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है कि एक अच्छा क्वेश्चन आरे बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। ज़रूरी नहीं ना कि एक आप इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मेंशन करो, कई बार आप इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी दे सकते हो, तो आपको इसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कहता है कि कई बार क्या होता है, आपका जो कंक्लूजन है वो भी इनकरेक्ट होता है, जिस वजह से आपका रिस्पॉन्स रेट स्लो हो जाता है। वो कहता है कि जब आप क्वेश्चन आरे को बनाते हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसकी कॉस्ट कई बार हाई हो जाती है। और वो कहता है कि एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट यूज़र अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते, समझते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा, कुछ एक लाइन है, मैंने उसको पढ़ाया, एक स्टूडेंट उसका मतलब कुछ और निकालेगा, एक उसका कुछ और निकालेगा। वो कहता है कि इसमें क्या होते हैं, जो आपके डिबेट के क्वेश्चन होते हैं या जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं, जब आंसर देते हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो, डिस्कशन नहीं होता ना, पक्ष में भी नहीं बोल पाते, विपक्ष में भी नहीं बोल पाते। अगर आप इंटरव्यू लोगे तो आप डिबेट कर सकते हो। ठीक है, आपका डिस्कशन हो सकता है उस क्वेश्चंस पे। उसके बाद कहता है कि कई बार क्या होता है, हमने कहा था कि इंटरव्यू की हेल्प से हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट से भी जज कर सकते हैं कि ये किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, कितना श्योर है, कितना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आरे के फॉर्म में ऐसा नहीं होता।
ठीक है। नेक्स्ट है ये इसके कुछ थे डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे। तो जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड फिर से दो टाइप का होता है, सेम वैसे ही जैसे हमने कल इंटरव्यू में किया था, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। वो कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आ रहे, तो कहता है जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आ रहे होता है इसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं विदाउट एनी चॉइस ऑफ आंसर, यानी कि इसमें आपके पास कोई मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस नहीं होते, आपके पास सीधे क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में आपको खाली जगह पे उनका आंसर लिखना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो होते हैं आपके ओपन एंडेड। ठीक है। उसके वजह से एग्जाम्पल क्या है, व्हाट मॉडिफिकेशंस वुड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ योर डिपार्टमेंट, कि अगर आपके डिपार्टमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे तो आपका वर्क इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो कहते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए आपको ताकि आपके डिपार्टमेंट का वर्किंग इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है इसकी वो है स्ट्रक्चर। वो कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आरे में क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आरे में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगा। इसमें जो भी यूज़र है, जो भी रिस्पोंडेंट है, उसको क्या करना है, अब उसको आंसर पॉसिबल ऑप्शंस दिए हुए होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा, जैसे इसी का ही मैं 4 पॉइंट्स बना देती, तो आपको जो बेस्ट पॉसिबल लगे अपने हिसाब से सही है इसका आंसर उस पर टिक कर दो। ठीक है। तो इसमें द यूज़र हैज़ टू सेलेक्ट फ्रॉम पॉसिबल ऑप्शंस एंड द रेंज ऑफ द आंसर इज लिमिटेड। वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि यूज़र के पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसी ऑप्शंस के अंदर से उसको आंसर देना होता है, और उसमें आंसर की रेंज भी अवेलेबल होती है। अगर मान लो आपके पास 4 ऑप्शंस है तो चारों में से आंसर दोगे, उसके अलावा तो आप कुछ लिख नहीं सकते। 5 ऑप्शंस है तो 5 में से दोगे, 3 है तो 3 में से भी दोगे, तो रेंज क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो कहता है ओपन एंडेड क्वेश्चन आ रहे में क्या होता है, यू कैन सिंपली आस्क ए क्वेश्चन एंड लीव एन एडुकेट स्पेस फॉर द रिस्पॉन्स। इसमें आप क्या करते हो, सिंपली एक क्वेश्चन पूछते हो और उसका आंसर के लिए नीचे जगह छोड़ देते हो, स्पेस छोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट मॉडिफिकेशन वुड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ योर डिपार्टमेंट, आपने क्वेश्चन पूछा, नीचे सारा स्पेस छोड़ दिया। नेक्स्ट एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन आ रहे, तो कहते हैं कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं इसमें आपके पास चॉइस ऑफ आंसर्स होते हैं जो कि हर क्वेश्चंस के साथ आप देते हो, एंड द यूज़र हैज़ जस्ट टू मार्क द करेक्ट आंसर। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, और यूज़र उनमें से सिंपली करेक्ट रिस्पॉन्स को मार्क करता है। तो वो कहते हैं कि जो आपके ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन आ रहे में जो भी आप क्लोज्ड क्वेश्चंस बनाते हो जिनके मल्टीपल चॉइस आपको ऑप्शंस देने होते हैं, आंसर्स देने होते हैं, ये भी आपके 5 तरीके के होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रिक्वेस्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला होता है फिल इन द ब्लैंक टाइप का, जैसे आपने दे दिया लास्ट ईयर द डिपार्टमेंटल बजट वाज, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का हो गया, नीचे ऑप्शन दे दोगे। सेकंड टाइप क्या हो गई क्लोज एंडेड की, डिस्टोनियस क्वेश्चंस ऑफर अ 2 आंसर चॉइस। इसमें क्या होते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिनके 2 ही आंसर होंगे, या तो यस या नो, यानी कि 2 ही ऑप्शन बनेंगे, या फिर ट्रू और फॉल्स। या फॉर एग्जांपल, डू यू प्रोसेस ग्राफिक डाटा, प्लीज़ सर्कल 1, कि आपके पास ग्राफिक डाटा है अपने काम का, तो 2 ही ऑप्शन आएंगे, यस या फिर नो। ठीक है। तो आप उसी हिसाब से सर्कल कर दोगे उसको। थर्ड जो टाइप है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आस्क टू स्पेसिफिक आंसर चॉइस, यानी कि इसमें क्या होता है, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन के आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि डाटाबेस स्ट्रक्चर विच आई फेवर, कि आपके जो डाटाबेस स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, रिलेशनल, नेटवर्क और हिरार्कल, उनमें से आपको कौन सा पसंद है। जो फोर्थ टाइप है वो है रैंकिंग स्केल क्वेश्चंस आस्क द रिस्पोंडेंट टू रैंक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस और प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि रैंकिंग करना क्वेश्चंस की, यानी कि आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, स्टेटमेंट देने के बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, तो उसके बाद आपको ये बताना है कि फर्स्ट रैंकिंग का मतलब है कि फर्स्ट पे मेरी ये प्रायोरिटी है, फर्स्ट के बाद सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा, फोर्थ पे ये आएगा एंड फिफ्थ पे ये आएगा। ठीक है। उस हिसाब से जैसे हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन, आर पेड वेल, आर बिजी ऑल द टाइम, ट्राई आउट देयर ओन आइडियाज़। ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, अब क्या करो,
रैंक दो किस बेसिस पे कि आप जो प्रेजेंट जॉब कर रहे हो वो आपको कितनी अच्छी लगती है अपनी प्रेजेंट जॉब को डिस्क्राइब करते हुए। कि तो मैं कह सकती हूँ कि हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन, मेरी प्रेजेंट जॉब में पहले प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है। फिर मैं लिख सकती हूँ कि सेकंड प्रायोरिटी मैंने दे दी ट्राई आउट देयर ओन आइडिया, कि अपने आइडिया ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद वो मुझे सैलरी भी अच्छी देती है। फोर्थ पे मैंने लिख दिया कि मैं इस काम में हमेशा बिजी रहती हूँ, ठीक है। तो और जो फिफ्थ टाइप है, तो फिफ्थ टाइप क्या है, रेटिंग स्केल क्वेश्चन आस्क द रेस्पोंडेंट टू रैंक वेरियस आइटम अलोंग अ सिंगल डायमेंशन स्केल। इसमें क्या होता है, आपके पास एक सिंगल डायमेंशन स्केल है, उसमें आपके पास नंबरिंग होगी, आपको क्या करना है, सिर्फ रैंक प्रोवाइड करनी है। यानी कि उसमें तो आपके पास मल्टीपल लाइन्स का यूज हो रहा था, इसमें एक सिंगल ही लाइन में सिंगल डायमेंशन में, जैसे आप नहीं लिख देते कि रेट करो इस ऐप को, तो 1 2 3 4 5 स्टार होते हैं, तो वही है। तो ये है ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप रेटिंग स्केल क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा प्लीज रेट द मंथली बजट समरी, कि मंथली बजट समरी को रेट करे, तो कोई यूजर 5 कर देगा, कोई 7 कर देगा, कोई 9, कोई लिख देगा आउट ऑफ डेट है, कोई लिख देगा टाइमली, हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गाइडलाइन ऑफ अ क्वेश्चनरी डिज़ाइन, कि जब आप एक गाइडलाइन आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चनरी बना रहे हो, तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको सेट करना चाहिए। तो सबसे पहले कहता है कि गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स पर्पस इफ़ इट इज़ नॉट सेल्फ एविडेंट फ्रॉम इट्स कंटेंट। वो कहता है कि आप क्या करो कि आप जो भी क्वेश्चनरी बना रहे हो तो उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दो, उसके बाद जो भी डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑन फॉर्म कंप्लीशन शुड बी प्रोवाइडेड एंड सैम्पल आंसर शुड बी गिवन। तो जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो एक सैम्पल पेपर भी देते हैं ना, कि ऐसे आपको अपना नेम फिल करना है, ऐसे आपको ऑप्शन मार्क करने हैं। तो वो कहता है कि जो भी आप क्वेश्चनरी बना रहे हो उसकी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, यानी कि फर्स्ट पेज पे गाइडलाइंस दो और एक सैम्पल फॉर्म भी आप बच्चों को या यूज़र को प्रोवाइड करें। उसके बाद कहता है द रेसिपिएंट शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सेज एंड यूजेज ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। जो रेसिपिएंट है, जो यूज़र है, उसको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे क्वेश्चन और आंसर हैं वो कितने कॉन्फिडेंशियल है, और जो भी आप रिस्पॉन्स दोगे उसका कितना यूज़ है आगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद हर आंसर का आपको एडुकेट स्पेस देना है। सपोज करो आपने कोई क्वेश्चन पूछा, वो आपका एक पेज पे आएगा, लेकिन आपने सिर्फ आधा ही पेज दिया यूज़र को, तो वो कैसे लिख पाएगा। जितना हो सके क्वेश्चन शॉर्ट रखना, यानी कि छोटे क्वेश्चंस पूछो, ये नहीं कि 2 पेज का तो क्वेश्चन ही है, यूज़र का सारा टाइम उसे पढ़ने में निकल गया। अनएम्बिगुअस एंड अनबाइस्ड, यानी कि अनबाइस्ड का मतलब है पक्षपात नहीं होना चाहिए, और अनएम्बिगुअस का मतलब है एक क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक हो सके आप जब मल्टीपल चॉइस आंसर दे रहे हो तो वो पॉसिबल कराओ यूज़र को, ताकि यूज़र उनमें से बेस्ट आंसर लगा सके, ठीक है। उसके बाद जब आपने क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसके बाद आप क्या करो, एक गाइडलाइन भी बताओ कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, विद इन 5 आवर या विद इन 1 डे आपको ये रिटर्न करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब जब रेस्पोंडेंट की, यूज़र की आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़े, स्पेस छोड़े उसके नाम के लिए, ताकि वो अपना नाम फिल कर सके, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे है, इन सब चीज़ों की भी आपको स्पेस प्रोवाइड करनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन आ रहे। जो फोर्थ आपकी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है वो है आपकी ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। तो वो कहते हैं कि ऑन साइट ऑब्जर्वेशन यानी कि कुछ काम हो रहा है तो आप उस वहाँ पे जाके खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो वो कहता है कि ऑन साइट ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स क्लोज व्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द रियल सिस्टम, कि जो रियल सिस्टम में वर्क हो रहा है उसका क्लोज व्यू, यानी कि पास जाके आप उसे देखते हो। इसमें एनालिस्ट ऑब्जर्व करता है लोगों को, ऑब्जेक्ट को, डॉक्यूमेंट को, और कैसे कैसे वो इवेंट अकर हो रहे हैं इसको, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज टू स्टडी पीपल इन ग्रुप्स टू स्टडी प्रोसेसेस। वो कहता है कि ये टेक्निक हम कहाँ यूज़ करते हैं, कि जहाँ ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको एक कंस्ट्रक्शन बनाना है, करना है, बिल्डिंग बनानी है, तो वहाँ पे ग्रुप में लोग काम करेंगे, तो आप ऑन साइट जाके ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या डाटा अवेलेबल है, कैसे ये काम कर रहे हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब आपको प्रोसेस को एनालाइज करना है या ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन आपका बेस्ट टेक्निक है। वो कहता है व्हाट इज बीइंग डन, हाउ इट इज डन, हु डज इट, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, व्हाई इट इज डन, एटसेट्रा। वो कहता है कि क्या काम हो रहा है, कैसे होगा, कौन कर रहा है, कब तक हो जाएगा, और ये क्यों कर रहा है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो ये सारे स्टेप हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, कि उसके एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है, सुपरविजन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कैसे आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो, और डिपार्टमेंट का बैकग्राउंड क्या है, इन सब बातों पे। नेक्स्ट कहता है आपका
हेल्प इन स्टडिंग द, इससे क्या होता है, देखो कैसे काम हो रहा है, कैसे कब होगा, कितना टाइम लगेगा, तो ये इट हेल्प्स इन स्टडिंग द एटीट्यूड ऑफ, यानी कि इनको स्टडी करने से, इनको देखने से आपको किसका एटीट्यूड बिहेवियर पता चलेगा, आपके एम्प्लॉय का, सुपरविजन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और बैकग्राउंड वगैरह आपको डिपार्टमेंट का पता चल जाता है जब आप ऑन साइट ऑब्जर्वेशन करते हो। तो कहता है जो आपका ऑन साइट ऑब्जर्वेशन है उसके कुछ एडवांटेज है। सबसे पहले कहता है कि जो भी आप डाटा गैदर करते हो आपने खुद किया है तो हाईली रिलायबल है, ये विश्वसनीय है। ऑब्जर्वेशन इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, जो भी आपने अब तक अदर टेक्निक्स करी तो उसके हिसाब से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें कोई खर्चा तो नहीं रहा, आप अपनी आंखों से देख रहे हो खड़े खड़े या जैसे भी XYZ बैठ के या ऑनलाइन जैसे भी देख रहे हो। तो वो कहते हैं कि जब ऑब्जर्वेशन है वो इनएक्सपेंसिव है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता अगर हम अदर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स की बात करें तो। उसके बाद कहता है कि जो सिस्टम एनालिस्ट है वो वही देखता है जो एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टास्क आर समटाइम डिफिकल्ट टू क्लियरली एक्सप्लेन इन वर्ड्स, ठीक है। तो वो जो देखता है इज एबल टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डन, जो हो रहा है वही एग्जैक्टली वो देखता है। तो कई बार क्या होता है जो आपके कॉम्प्लेक्स टास्क है ना वो क्लियरली अपने शब्दों में एक्सप्लेन जब वो करता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिसएडवांटेज का मतलब है जैसे कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो और मैं आपको कंटिन्यूसली देख रही हूँ, घूरे जा रही हूँ, तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो वो यही कहता है कि कई बार जब लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो देखे जा रहे हैं, नोटिस हो रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे। उसके बाद इंटरप्शन में अगर ड्यू टू ऑब्जर्वेशन कि आप काम कर रहे हो, मैं बार बार आपको रोक रही हूँ, टोक रही हूँ कि ऐसे मत करो, वो मत करो, ये आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो इंटरप्शन हो जाता है, तो काम में क्या हो जाता है, उतना एफर्ट नहीं लग पाता। वो कहता है कि sometimes activities may take place at odd times, casually as scheduling inconvenience for the system analyst। कई बार क्या होता है ऑब्जर्वेशन करनी है आपके एनालिस्ट को, लेकिन वो जो टाइम जैसे कि लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जो आपके यूज़र हैं वो अपना ऑन साइट पे वर्क कर रहे हैं, अपना ग्राउंड पे या कैसे भी काम कर रहे हैं सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, और एनालिस्ट को जाके उन्हें एनालाइज करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। लेकिन कई बार क्या होता है टाइम की दिक्कत हो जाती है, जैसे कि अगर 1 बजे वो काम कर रहे हैं लेकिन अगर आपका जो एनालिस्ट है वो 1 बजे उसके पास कोई इम्पोर्टेंट काम है, तो वो क्या होता है टाइम मिसमैच हो जाते हैं, तो शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से उसके कई बार ऑन साइट ऑब्जर्वेशन मिस हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो उस केस में जो आपका ऑन साइट ऑब्जर्वेशन मेथड है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके बाद कहते हैं पॉइंट टू बी ऑब्जर्व फॉर साइट विजिट, कि अगर आप किसी साइट को देखने जा रहे हैं, ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या बात दिमाग में रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि वाइल मेकिंग ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो एनालिस्ट इस तरीके का होना चाहिए कि वो बोले कम और सुने ज़्यादा। ऑब्जर्वेशन करते दौरान द एनालिस्ट शुड अवॉइड गिविंग एडवाइस, यानी कि आप काम कर रहे हो और मैं आपको टोकूँ नहीं, ये जैसे आप पेंटिंग करो, मैं आपको कहूँ नहीं ये कलर लगाओ, नहीं ये कलर करोगे तो अच्छा हो जाएगा, इसको ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो। तो एनालिस्ट को क्या बोलते हैं एडवाइस है, जो सलाह है वो कम से कम देनी चाहिए, ठीक है, उनके काम को ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके बाद कहता है कि जैसे ही आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाए उसके बाद आप इमीडिएटली नोट्स लिखें, रिपोर्ट बनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें ताकि आपको याद रहे बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के टाइम पे। उसके बाद कहता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल, जब भी कोई यूज़र काम कर रहा है तो आप उसको इंटरप्ट ना करें, टोके नहीं। ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ बिफोर कंडक्टिंग विजिट, यानी कि अगर जैसे अपना स्कूल है या अपना कॉलेज है, इसमें अगर प्रिंसिपल मैम कुछ काम करवा रही है और बाहर से कोई पर्सन आके उसको ऑब्जर्व करे तो इससे पहले क्या है उसे प्रिंसिपल मैम की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही कहता है कि ऑन साइट ऑब्जर्व करने के लिए आप किसी इंसान को जाके विजिट कर रहे हो या किसी काम को विजिट कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी उसके ऑनर है ना, जो अथॉरिटी है, उससे पहले परमिशन लें। डोंट मेक अजम्पशंस, अपने आप से ही अनुमान न लगाएं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, जजमेंटल व्यू ना रखें। अपने इंफॉर्मेशन को अनबाइज्ड रखें, यानी कि पक्षपात वाली इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि किसी एक के लिए तो वो बेनिफिशियल है, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो यूजलेस है, ठीक है। वो कहता है रिटर्न समरी ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी प्रिपेयर्ड, उसके बाद आपने जो भी ऑब्जर्व किया है उसकी समरी बनाएं, ठीक है। या तो ऑब्जर्व करते करते ही आप बना सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये वर्क ऐसा हो रहा है, या फिर ऑब्जर्वेशन जब कंप्लीट हो जाए इमीडिएटली उसके बाद आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 4th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स का, ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।